हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीएससी में के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, हम लोग का यहाँ पे ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग का नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, या क्या बोल सकते हैं IIT जेम, या अभी CUET निकलने वाला है उसमें भी आएगा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान कितना होगा बताइए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग का क्या है उसको देख लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। परमाणु के बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव के कारण परिणामी नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ। एक मिनट, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि कोई सा भी ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षक में इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, क्या बोल रहा है कि बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को परिरक्षण के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग का ये अंदर का इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। तो बाह्य वाला इलेक्ट्रॉन ही हम लोग का अंदर वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण प्रभाव के कारण ही परिणामी प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, बोल रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन आउटर, मतलब कि आउटर में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही करेगा, इनर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला देख लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश का। यहाँ पे लिया गया है जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड स्टार, जेड और सिग्मा क्या क्या है उसको देख लेते हैं। हम लोग का जेड स्टार क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश मेन है। और जेड क्या है, संपूर्ण नाभिकीय आवेश। संपूर्ण नाभिकीय आवेश मतलब कि जैसे कि देखो कार्बन में कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन, 6 है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो कार्बन का जेड क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब कि जिस एटम में जितना हम लोग का, जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है या इलेक्ट्रॉन जितना होता है, उसका संपूर्ण नाभिक आवेश भी उतना ही होगा। अब सिग्मा क्या बोल रहा है, परिरक्षण स्थिरांक, मतलब कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ना होकर के स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे वो आसानी से होगा। तो इस रूल के द्वारा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक वैज्ञानिक ने अच्छे से बताया है, स्लेटर वैज्ञानिक। तो उन्हीं के नाम के कारण ही इस थ्योरी का नाम, हम लोग इस नियम का नाम क्या बोल सकते हैं, स्लेटर रूल बोलते हैं। तो देखते हैं स्लेटर रूल के अनुसार से क्या क्या रूल है। तो पहले देखते हैं स्लेटर के अनुसार से क्या बोला गया है। nवीं कक्षा के s या p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण स्थिरांक हेतु उस कक्षा में विद्यमान अन्य s या p इलेक्ट्रॉन के लिए योगदान 0.35 होगा। ये हुआ। क्या बोला है देखो, n कक्षा मतलब कि एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s2 और एक मिनट क्या है एग्जांपल 1s2 2s2 और 2p3 ले लेते हैं मान लो। तो n कक्षा किसको बोलेंगे, जैसे कि देखो ये s और p है, लेकिन इसका पहले वाला क्या है 2 और 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, n कक्षा में है, अपना कक्षा में है। अब ये 1 और ये s को 2 को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो स्लेटर के अनुसार से अगर n कक्षा में है तो उसका योगदान कितना रहेगा, हम लोग का 0.35। और ये योगदान कौन सा वाला देख रहे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तीसरा मान लो अलग अलग लिख रही हूँ मैं 1, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं 2p1। इसी को मैं अलग अलग लिखी हूँ x y z लिख देते तो अच्छा से होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग का कितना बचा है, हम लोग का यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे 4 × 0.35
0.35 करेंगे। इस तरीके से करना है फर्स्ट रूल के अनुसार से। अब सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, n-p कक्षा के विद्यमान s या p इलेक्ट्रॉन के लिए योगदान कितना होगा बोल रहा है, 0.85 होगा बोल रहा है। ये हो गया। तो n-1 मतलब कि यही 2 वाले है। अब n-2 कक्षा के लिए विद्यमान sp इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये तो 3 नियम है वो सिंपल सा s या तो p के लिए ही कक्षा के लिए मान्य है, d और f कक्षा के लिए मान्य नहीं है। तो d और f कक्षा के लिए क्या क्या रूल दिया गया है उसको देखते हैं। क्या बोला गया है, nवीं कक्षा के d या f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए योगदान कितना होगा बोल रहा है, 0.35। उसमें भी था, इसमें भी n कक्षा के लिए 0.35 होगा d और f के लिए। अब देखते हैं कि दूसरा रूल क्या बोल रहा है। पांचवा रूल है यहाँ पे स्लेटर का, क्या है कि n-1 या उससे भी अंदर के कोषों में विद्यमान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए योगदान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे d और f के लिए क्या है, n के लिए योगदान 0.35 और n-1 या n-2 या n-3 जितना भी है उस सब के लिए कितना योगदान हो जाएगा बोल रहा है, 1 हो जाएगा। ये किसके लिए है, d और f के लिए है, d या f के लिए। और s और p के लिए क्या था हम लोग का, n कक्षा के लिए 0.35 या इसी को 0.30 भी लिया जाता है। n-1 कक्षा के लिए 0.85 और n-2 कक्षा के लिए 1। तो आप लोग को यही ध्यान देना है s और p कक्षा के लिए क्या है और d और f कक्षा के लिए क्या है। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ कि छठवां रूल क्या बोल रहा है। पांचवा रूल तो हम लोग का हो गया, अब छठवां रूल देख लेते हैं। छठवां रूल में क्या है कि हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक 0.05 होता है। केवल हाइड्रोजन के लिए ये जो छठवां रूल है केवल हाइड्रोजन के लिए है, बाकी अदर एटम के लिए नहीं है। जबकि अन्य परमाणुओं में 1s में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष 1s का परिरक्षण स्थिरांक कितना होता है, 0.30। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 0.35 या 0.30 होता है। ये हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के लिए कितना रखेंगे हम लोग, 0.08 रखेंगे। सातवां रूल क्या बोल रहा है, भीतरी कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन पर बाहरी कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव नहीं डालते हैं। वही है कि अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है हम लोग का, अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो वो बाहरी कक्षक पे परिरक्षण प्रभाव नहीं डालेंगे, बस बाहरी वाला अंदर पे डालेगा बोल रहा है। ये हो गया हम लोग का स्लेटर का रूल। तो अब देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा जो स्लेटर ने नियम बताया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वो सही है कि नहीं उसको देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, ले लेते हैं हम लोग। कौन सा एग्जाम्पल है, हीलियम का 1s इलेक्ट्रॉन कितना नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। तो हीलियम का पहले तो परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं 1s2। ये हो गया। तो एक एक हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s1 और 1s1 2 हो जाएगा। तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में परिरक्षण प्रभाव डालेगा। तो अब देखते हैं 1s इलेक्ट्रॉन का दूसरे 1s इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष परिरक्षण स्थिरांक कितना होगा, 0.30 होगा, क्योंकि n कक्षा में है 0.30 होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल, और कितना है, एक ही है, ये तो प्रभाव डाल रहा है ना। तो 1 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा। ये हो गया। तो सिग्मा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इस रूल को हम लोग को पहले से ही पता है, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा तो हम लोग को पता चल गया ये होगा। अब क्या करना है, जेड पता करना है। तो जेड पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हम लोग। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो जेड की जगह क्या लिख देंगे, 2 और 0.30 लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा की जगह। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.70 आएगा। मतलब कि हीलियम का नाभिकीय आवेश कितना है हम लोग का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.70 है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कार्बन के 2p इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कीजिए। 2p इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। तो 1s2 2s2 2p2 इसको फैला कर लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और देखो
इसको मैं अलग अलग क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम लोग का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैं अलग लिख रही हूँ, नहीं तो सिंपल हम लोग का यही सही है जो हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, इसके साथ और इसके साथ क्या क्या होगा। तो अब देखो, कार्बन के दूसरे कक्षक में 2s इलेक्ट्रॉन एवं 2p इलेक्ट्रॉन, टोटल 2p इलेक्ट्रॉन के प्रभाव डालेंगे बोल रहा है। मतलब कि देखो क्या बोल रहा है, ये n कक्षक में है, ये तीनों n कक्षक मतलब कि तीनों का n कितना है, 2 है। तो इसके द्वारा इन तीनों पर क्या हो जाएगा, n के लिए कितना हो जाएगा, अब 3 इंटू 0.30 हो जाएगा, क्योंकि n कक्षा के लिए कितना योगदान देता है, 0.30 रखता है। और 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग का देखो एक ये हुआ और 2 ये हुआ, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 हुआ। अब देखो ये तो n कक्षा के लिए n-1 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 इंटू कितना रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो अब देखो नेक्स्ट में यही है हम लोग का समझाया हुआ है। देखो क्या है कि ये तो हम लोग रख लिए थे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.30 रखो या 0.35 दोनों समान रखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि दोनों को लिया जाता है। तो दूसरी कक्षा के परिरक्षण स्थिरांक सिग्मा का योगदान कितना हुआ हम लोग का, 1.05। अब पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन 1s इलेक्ट्रॉनों का योगदान कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है और कितना योगदान देता है, 0.85 देता है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 1.70 हो जाएगा। तो अब देखते हैं टोटल, क्योंकि ये इसको और इसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का टोटल देखना है, तो टोटल देखने के लिए दोनों को जोड़ेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.05 प्लस 1.75, तो सिग्मा क्या हो जाएगा हम लोग का, 2.75 हो जाएगा। तो सिग्मा पता चल गया। अब इस फार्मूला में पुट करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला था हम लोग का, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा हम लोग का प्राप्त हुआ है 2.75, ये हो गया। अब जेड क्या है, कार्बन के लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो जेड भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब नाभिकीय आवेश। तो अब पुट कर देते हैं 6 माइनस 2.75, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जेड का मान हम लोग का 3.25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा जाता है तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का परिभाषा देंगे, डेफिनेशन देंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, स्लेटर का नियम बताएंगे और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाना पड़ेगा हम लोग को। तो अब आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रही हूं मैं कि क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका क्या करना है, जेड स्टार का मान आप लोग को फाइंड करना है। जेड स्टार का मान फाइंड करोगे और कमेंट में बताइएगा कितना कितना, इसका कितना कितना आया है। एक हिंट दे रही हूं मैं, सिग्मा तो कैलकुलेट करना ही है आप लोग को। जेड कितना हो जाएगा, जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही जेड हो जाएगा। तो अब सिग्मा कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद मान रखना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान आ जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं बनेगा तो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम आप लोग को ये नोट्स चाहिए, अगर आप लोग के पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, माई सरल केमिस्ट्री, वहां पे आप लोग को पूरा नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है माई सरल केमिस्ट्री, तो आप लोग को यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।